हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 31 ऑफ अगस्त और 31 ऑफ अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, रियल जीडीपी। देखो, आपके मन में हमेशा डाउट रहता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। कई सारे लोगों के मन में डाउट होता होगा, रियल जीडीपी ज़्यादा रियल है या फिर नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा रियल है। तो इसका अपन सिंपल डेफिनेशन मतलब वर्टिकल से डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखो, नॉमिनल जीडीपी जो होता है इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है। क्लियर? जो भी जीडीपी परसेंटेज निकलता है, इफ इट इंक्लूड द इन्फ्लेशन, दैट इज अ नॉमिनल जीडीपी। एंड रियल जीडीपी आर दोट जीडीपी विच एक्सक्लूड इन्फ्लेशन। जिसमें इन्फ्लेशन नहीं होता है वो होती है रियल जीडीपी। क्लियर? याद रखोगे। अभी एनएसओ का नया डेटा आया है। एनएसओ का नया डेटा आया है। अब एनओ ने क्या बोला है, कौन से मंथ का डेटा आया है? तो ये डेटा आया है अप्रैल टू जून मंथ का। इसमें रियल जीडीपी बताइए, इंडिया की रियल जीडीपी कितनी रही है? तो बड़ी दुखी खबर है, बड़े दुख की खबर है कि इंडिया की रियल जीडीपी 5 क्वार्टर से सबसे लो आई है। मतलब क्वार्टर आप जानते हो, 3 मंथ का। सिंपल है, जानते होंगे, ठीक है। तो अभी मेरा काम है बताना। 5 क्वार्टर लो आई है। कितनी? 6.7% ओनली। दैट इज अ रियल जीडीपी ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल जून इन 2024-25 रियल जीडीपी। अब इसका कारण क्या है कि इतनी कम जीडीपी क्यों आई है? तो मैं आपको हर लेक्चर में बता रहा हूं कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन था। क्या था मेरे दोस्तों? लोकसभा का इलेक्शन था और जिसके कारण लो स्पेंडिंग हुआ। लो स्पेंडिंग ड्यू टू इलेक्शन फेज। ड्यू टू इलेक्शन फेज, दैट इज द वन ऑफ द रीजन टू real GDP very low, that's 6.7% only in the month of April and June of 2024। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है इसका कि जो इलेक्शन थे 2024 में वो स्पेंडिंग नहीं हो पाई ड्यू टू इलेक्शन ऑफ द लोकसभा दिस ईयर ओनली। क्लियर? अब सेकंड रीजन समझते हैं। सेकंड रीजन, लो कंजम्पशन। लो कंजम्पशन एंड लो कंजम्पशन ऑफ पीपल। क्लियर? और सबसे बड़ा रीजन, हाई फूड प्राइस। हाई फूड प्राइस, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द लो रियल जीडीपी। क्लियर? क्लियर? और आप देखना, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इनमें ग्रोथ हुई है अच्छी। ये अच्छे गए। देखो, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुआ है 8.7% से। क्लियर? और कंस्ट्रक्शन हुआ है 10.5% से। याद रखोगे, सिंपल सी न्यूज़ थी। रियल जीडीपी का डेटा याद रखना है। एनएसओ का नया डेटा आ गया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जून, दैट ऑफ 2024 एंड 25। रियल जीडीपी इज वेरी लो एज कंपेयर टू द 5 क्वार्टरली जीडीपी, 6.7% ओनली। अब वो रीजन क्या है? ड्यू टू इलेक्शन फेज दिस ईयर एंड हाई फूड प्राइस। क्लियर? याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। देखो, नेक्स्ट न्यूज है इंडिया डेवलपमेंट वर्क इन बांग्लादेश। मैं आपको कई बार लेक्चर में बता चुका हूं कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई थी, जिसके कारण बस जो शेख हसीना मैम जो पीएम थी वहां की बांग्लादेश की, वो रिजाइन कर कर इंडिया में आ गई थी। देन आफ्टर इंटरिम गवर्नमेंट बनी और इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बनाया मोहम्मद यूनिस को, जो कि नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, पीस प्राइज फॉर ग्रामीण बैंक के लिए। क्लियर? अब क्या है दोस्तों कि इसमें इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बांग्लादेश में इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और कई सारा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया इंडिया ने बांग्लादेश को।
अब इस कारणवश लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के कारण बांग्लादेश में जितने भी इंडिया के डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं उनको हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है इन द डेवलपमेंट वर्क, और रुकावट पैदा हो रही है, वो डूब ना जाए। तो इंडिया बहुत बड़ी है, इंडिया बहुत टेंशन में है कि जितने भी बांग्लादेश में प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इसके लिए बांग्लादेश की हायर अथॉरिटी से बात कर रही है इंडिया। देखो अब कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं। देखो सबसे पहले इंडिया ने इस डिकेड एंड हाफ में 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुकी है इंडिया को। वो सॉरी इंडिया को नहीं, इंडिया को क्या देगी वो, बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश को दे चुकी है। क्लियर क्लियर। और अगर देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली है $8 बिलियन। देख रहे हो आप कितना ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया बांग्लादेश को दे चुकी है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर सही नहीं है और इंडिया का डेवलपमेंट वर्क में रुकावट आ सकती है। अब ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं कुछ प्रोजेक्ट बताता हूं आपको। जैसे जैसे वी कैन से अखोरा, अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट। क्या है दोस्तों, अखौरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट। अखौरा एक एरिया बांग्लादेश में और अगरतला तो आप जानते हो, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए थ्रू रेलवे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में रुकावट आ सकती है। दूसरा क्या है, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश वी कैन से फ्रेंडशिप पाइपलाइन। इंडिया और बांग्लादेश ने डील साइन करी थी टू सेटअप दी पाइपलाइन बिटवीन बोथ कंट्री। तो इस प्रोजेक्ट में भी रुकावट आ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बांग्लादेश। क्लियर। अब क्या है, इंडिया कई सारे हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रही है। क्या चला रही है, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको बोलते हैं HICDP। क्लियर। ये प्रोजेक्ट के जरिए कई सारे बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट हॉस्टल, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि स्टूडेंट हॉस्टल, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, वी कैन से academic यूनिवर्सिटीज, या फिर हाउसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनी हाउसेस ETC। ये हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के बांग्लादेश के अंदर। तो इंडिया बड़ी ही टेंशन में है कि ये प्रोजेक्ट कहीं रुक ना जाए, इंडिया का लॉस हो सकता है। तो इसके लिए इंडिया जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने हैं, उससे डिस्कस करेगी कि हमारे प्रोजेक्ट पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए जिससे हमारे प्रोजेक्ट रुके। देखो बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत आगे थी, बांग्लादेश में टेक्सटाइल मतलब इतना एक्सपोर्ट होता था, कई सारे वेस्टर्न कंट्रियां बांग्लादेश से इंपोर्ट करती थी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। अब इस कारणवश जो कि प्रोटेस्ट हुआ रिजर्वेशन के ऊपर और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, इससे वेस्टर्न कंट्री ने टेक्सटाइल लेना बंद कर दिया। देख रहे हो कि कितना लॉस हुआ बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने ये सोचा कि प्रोटेस्ट करके हमें बेनिफिट मिल जाएगा बच्चे को, पर इसका निगेटिव इफेक्ट बहुत हुआ है। देश की इकोनॉमी, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है, वो कितनी डाउन हुई है और कई सारे जो इन्वेस्टर थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कितने टेंशन में है कि कैसे हम इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें और कैसे जाए, समझ लो।
तो ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस है, समझ रहे हो। अब समझाना, अब इसको मोहम्मद यूनुस साहब कैसे संभालते हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी में, ये डिपेंड करता है उन कंट्री पे, ये कंट्री हमारी नहीं है जो हम ज्ञान देंगे। क्लियर, चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट था मोदी विल विजिट इन ब्रूनी एंड सिंगापुर। देखो दोस्तों, आप जानते हो लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में, आपने सुना हो लुक ईस्ट पॉलिसी है हमारे इंडिया की, जिसमें कि जितने भी जो ईस्ट एशियन कंट्री हैं उनको फोकस करना, क्योंकि वो आसियान आसियान ग्रुप तो आप जानते होंगे ये सक्सेसफुल ग्रुप है। इसमें 10 कंट्रीज ऑफ वी कैन से ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, एशियन कंट्री हैं, और ये आसियान। तो इंडिया की भी पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी। अब मोदी साहब जाने वाले हैं ब्रूनी की विजिट पर और सिंगापुर की विजिट पर, और सिंगापुर के पीएम का नाम याद रखना, लॉरेंस वोंग। लॉरेंस तो नाम आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि सलमान खान के पीछे लॉरेंस बड़ा ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वो लॉरेंस नहीं है, ये लॉरेंस वोंग है। क्लियर, सिंगापुर के पीएम है। क्लियर, अब इन्होंने इनवाइट किया है मोदी साहब को। अब ब्रूनी जाएंगे, ये 3 एंड 4 सितंबर को ब्रूनी बनेंगे। देन आफ्टर ये सिंगापुर मोदी साहब जाएंगे 4 एंड 5 सितंबर को सिंगापुर में जाएंगे। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन समझेंगे ब्रूनी में जाके ये करेंगे क्या। तो आप देखिए, सबसे पहले ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस कॉपरेशन, एनर्जी, देन क्लाइमेट चेंज तो आप ऐड ही कर लीजिए आंखें बंद करके, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ईटीसी। क्लियर, ये ब्रूनी में डिस्कस किया जाएगा, इस पॉइंट पर ब्रूनी में डिस्कस किया जाएगा। और देखना है आपको, देख लीजिए ये अच्छी तरह से, ये डिस्कस किया जाएगा जब मोदी साहब ब्रूनी जाएंगे। क्लियर, अब जाने वाले हैं सिंगापुर। सिंगापुर 2 दिन की ट्रिप पर है, 2 दिन का ब्रूनी और 2 दिन सिंगापुर में। सिंगापुर में जाएंगे और इंडिया, सिंगापुर जानते हो आप, सिंगापुर एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए, क्योंकि आप देखना सिंगापुर के अधिकतर जो मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए जाते हैं वो किए जाते हैं रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट। सिंगापुर स्किल डेवलपमेंट में बहुत आगे है, और स्किल डेवलपमेंट के मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमेशा साइन किए जाते हैं इंडिया के साथ और कई सारी कंट्री साथ, वी कैन से सिंगापुर हमेशा। तो क्या है, इंडिया सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको रिव्यू करेंगे। जो इंडिया और सिंगापुर की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये दोनों कंट्रीज को रिव्यू करेंगे, कुछ और ऐड कर सकते हैं। क्लियर, देन आफ्टर दे डिस्कस ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज। क्लियर, इस 2 चीज पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मोदी साहब 2 कंट्री में जाने वाले हैं। पहले जाएंगे ब्रूनी, 3 से 4 रहेंगे सितंबर ब्रूनी में, देन आफ्टर सिंगापुर जाएंगे और सिंगापुर में 4 से 5 रहेंगे। क्लियर, और लुक ईस्ट पॉलिसी आप समझ गए होंगे कि इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है कि हमें ज़्यादातर ईस्ट की तरफ भी देखना है, जैसे फर्स्ट नाइबर है ऐसे ही लुक ईस्ट पॉलिसी भी है फॉरेन पॉलिसी इंडिया की। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट हो जाए, हल ने एक वी कैन से हल ने एक साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, प्राइवेट लिमिटेड के साथ। क्या नाम है इसका? सफल हेलीकॉप्टर
इंजन प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी ने। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये एक हाई पावर इंजन बनाएंगे। हाई पावर, दोनों मिलके हाई पावर इंजन बनाएंगे जिसका इन्होंने नाम रखा है अरावली। क्या नाम रखा है, अरावली नाम रखा है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे राजनाथ सिंह साहब जब यूएसए गए थे, अभी लेटेस्ट ही यूएसए गए थे 4 दिन की ट्रिप पर, तो आपने एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट सुना होगा, GEF404 जेट इंजन, जो कि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम यूएसए फॉर तेजस एयरक्राफ्ट के लिए, तेजस हेलीकॉप्टर के लिए, सॉरी, तेजस हेलीकॉप्टर, जो कि हमने इंडिजीनियस बनाया है। क्या बनाया है, इंडिजीनियस बनाया है, जो घर का ही है। तेजस हमने खुद ही बनाया है, तेजस। ठीक है। अब क्या है दोस्तों, अब इंजन तो खुद ही बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हमेशा दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते रहे इंजन, हमें खुद भी इंजन बनाना पड़ेगा। तो हल ने, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है विथ सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि वो एक हाई क्लास इंजन बनाएंगे जिसका नाम रखा है अरावली। अब ये इंजन किस हेलीकॉप्टर में यूज करा जाएगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूं। ये जो अरावली इंजन है, अरावली इंजन, ये यूज करा जाएगा 3 टन मीडियम लिफ्ट क्लास इंडियन मल्टी रोल, वी कैन से, सॉरी, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। क्लियर। पहला हेलीकॉप्टर है 3 टन का मीडियम लिफ्ट क्लास इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इसमें इस अरावली इंजन का यूज करा जाएगा। दूसरा हेलीकॉप्टर कौन सा है सर, तो दूसरा है डॉकवेस हेलीकॉप्टर। इस 2 हेलीकॉप्टर के लिए इंजन अरावली बनाया जाएगा, और ये 2 कंट्री के बीच में एग्रीमेंट, कंट्री नहीं सॉरी, 2 कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। हल, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, और जो सफल बनाती है हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। देखो सबसे बेस्ट न्यूज है, अभी ये बताना चाहूंगा मैं आपको, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, देखो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता देता हूं। एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये ड्यूटी जब इंपोज करी जाती है जब कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट को हमारे देश में या किसी भी देश में सस्ता बेचती है, बहुत सस्ता, इवन उस देश के पास वो प्रोडक्ट सफिशिएंट है, सरप्लस में है, तो भी वो दूसरी कंट्री उस प्रोडक्ट को डंप कर रही है कंट्री में और सस्ता बेच रही है, जिससे कि उसकी डोमेस्टिक कंपनी पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, डोमेस्टिक कंपनी पर इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि मानिए अभी चाइना क्या कर रही है, एल्यूमिनियम फॉयल इंडिया में डंप कर रही है, इंडिया में डंप कर रही है, जिससे क्या हुआ, 30% ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, 30% ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी और 30% ऑफ द मार्केट इसने कवर कर लिया है। किसने कवर कर लिया है, ये चाइना का एल्यूमिनियम फॉयल जो कि इंडिया में डंप किया जा रहा है, बहुत सस्ता बेचा जा रहा है। इवन इंडिया के पास सफिशिएंट है एल्यूमिनियम फॉयल, तो इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी चाइना के एल्यूमिनियम फॉयल पर। क्लियर, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक कंपनी को बचाया जाए। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी वह ड्यूटी है जब हम किसी दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट पे एक ड्यूटी इंपोज करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक कंपनी,
और दी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है कि दूसरे देश का प्रोडक्ट जब किसी दूसरे देश में डंप किया जाता है, इवन उस देश में उस प्रोडक्ट का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है बट वो सस्ता बेचा जा रहा है दूसरे देश का वही प्रोडक्ट, जिससे क्या हो रहा है, डोमेस्टिक कंपनी डिस्ट्रॉय होते जा रही हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है उस प्रोडक्ट पर, जिससे क्या नॉर्मलाइज कंपटीशन बराबर हो जाता है और डोमेस्टिक कंपनी हमारी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। क्लियर, समझ में आ गया एंटी डंपिंग ड्यूटी? क्लियर। तो इंडिया क्या करने जा रही है, एल्यूमिनियम फॉयल, चाइना के जो एल्यूमिनियम फॉयल है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने जा रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। और ये कौन लगाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी। क्लियर। और ये किस अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। याद रखोगे, कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री में आता है। क्लियर, याद रखोगे। तो ये क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है ऑन दी चाइना प्रोडक्ट ऑफ दी एल्यूमिनियम फॉयल। और एल्यूमिनियम फॉयल को तो आप जानते ही होंगे, ज़्यादातर फूड को प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए कंजर्व करने के लिए जो कि फॉयल लगा देते हैं खाने के ऊपर, उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉयल। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो कोर सेक्टर, देखो हमारे इंडिया में 8 सेक्टर है, 8 सेक्टर है, उनको बोला जाता है कोर सेक्टर। मींस कोर क्यों बोला जाता है, ये 8 सेक्टर इतने इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। अगर ये 8 सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गए तो इंडिया की पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये 8 कोर सेक्टर का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंडियन ग्रोथ और द जीडीपी ग्रोथ। तो वो 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं ये मैं बता देता हूं। वो है कोल, क्रूड ऑयल, देन आफ्टर नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोर सेक्टर हैं, 8 कोर सेक्टर that is strategically important for the Indian economy. We can say in different language that is important for the Indian economy. अब ये क्या हुआ है कि इसकी ग्रोथ वी कैन से बढ़ गई है। कोर सेक्टर की ग्रोथ इस बार जुलाई के मंथ में अच्छी हुई है। कोर सेक्टर ग्रोथ किया है एस 6%, और किन से मंथ में, जुलाई के मंथ में। और अगर देखा जाए तो जून के मंथ में कोर सेक्टर की ग्रोथ थी सिर्फ ओनली 5.1%। तो ये हमारी इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि कोर सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। कोर सेक्टर की ग्रोथ आई है इन द मंथ ऑफ जुलाई 6%, विच इज हायर देन द प्रीवियस मंथ ग्रोथ ओनली 5.1%। तो 0.9% की ग्रोथ एनहांस हुई है। किस लिए, इसके कई सारे फैक्टर हैं, जैसे स्टील की ग्रोथ होना, सीमेंट भी ग्रोथ कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रोथ कर रही है इंडस्ट्री। तो याद रखना कोर सेक्टर, 8 कोर सेक्टर बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। अगर ये 8 कोर सेक्टर रिड्यूस हो, वी कैन से डिस्ट्रॉय हो गए, तो इंडिया की इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है प्रोजेक्ट नमन, और ये लास्ट न्यूज है। प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट नमन ये क्या है, ये इंडियन आर्मी के जो कि पेंशनर होल्डर हैं, पेंशनर हैं, वेटेरियन, बड़े सीनियर लोग हैं, और हायर ऑफिशियल उनकी हेल्थ, फैमिलीज को हेल्प देने के लिए प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया है। और ये प्रोजेक्ट नमन कनेक्ट भी है स्पर्श प्रोग्राम से। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर स्पर्श क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षक। समझ में आया, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या करता है कि जो भी आर्मी के ऑफिसर हैं, जो कि पेंशन होल्डर हैं, उनकी अगर पेंशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इसके ज़रिए रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी पेंशन को। और वीकेंड से, और ये नमन प्रोजेक्ट है, ये उनकी फैमिली
जो कि पेंशन होल्डर है उनकी फैमिली को हेल्थ में मदद करेगा, हर चीज़ में। क्लियर। तो इसी के साथ 31 अगस्त के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 1 सितंबर को नए करंट अफेयर और नए वीकेंड से इनोवेटिव तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद।